हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के IC 01 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के चैप्टर 1 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। IC 01 में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट। और इसमें समझेंगे कि रिस्क क्या होता है, पेरिल्स क्या होते हैं और रिस्क को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं पेरिल्स की। तो पेरिल क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है। कोई भी इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी एसेट्स को नॉन फंक्शनल किया जा सकता है, कोई भी एसेट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या नॉन फंक्शनल हो सकते हैं, कोई भी एक्सीडेंट अगर हो सकता है। तो पेरिल्स क्या होते हैं? जिस कारण से किसी एसेट्स को नुकसान पहुंच रहा है, किन्हीं एसेट्स को नुकसान पहुंच रहा है, जिस कारण से हमारे किसी लाइफ को, इंश्योर्ड की लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है, वो जो कारण है वो कारण ही पेरिल है। तो पेरिल क्या हुआ? पेरिल इज द कॉज ऑफ लॉस। द कॉज ऑफ लॉस, एनीथिंग दैट कॉजेज द लॉस इज अ पेरिल। सिंपल। जिस वजह से हमें नुकसान हो वो वजह को हम क्या कहेंगे? पेरिल। वही हमारे लिए पेरिल होगा। कई बार इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं उनमें कुछ पेरिल्स डिफाइन होते हैं। तो जो पेरिल्स डिफाइन होते हैं वो नेम्ड पेरिल होते हैं और जो पॉलिसीज में पेरिल्स डिफाइन नहीं होते वो अननेम्ड पेरिल्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पेरिल्स के एग्जांपल क्या हुए? फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, ये सारे पेरिल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक नुकसान का कारण बन सकती हैं। ठीक है, और वो जो नुकसान है वो इंश्योरेंस लेने से कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए उस एसेट को आप बचा नहीं पाएंगे इंश्योरेंस लेके, मगर जो भी आपका नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉस जो भी उस नुकसान की वजह से आपके ऊपर आ रहा है, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको कम महसूस होगा आपको। ठीक है, उस चीज का लॉस आपको कम महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपके जेब से वो पैसे नहीं पड़ेंगे और वो सारी चीजें आपको इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई करता है कि जो भी ओनर है उस एसेट का, उसके ऊपर फाइनेंशियल लॉस का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम पड़े। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही अजीब सी बात है कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारा जो एसेट है हम उसको बचा नहीं सकते, एक तरफ कह रहे हैं कि इंश्योरेंस ले लेंगे तो हमारा इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो किस चीज का इम्पैक्ट? इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक और जो भी फाइनेंशियल लॉसेस है ना, उनके लिए कॉम्पेंसेट कर सकता है। मान लीजिए किसी कार का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और उसमें जो ड्राइवर था उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या हम इंश्योरेंस हमारा होगा तो वो ड्राइवर वापस आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन इकोनॉमिक लॉस है, वो पैसे से नहीं वापस आ सकता। ठीक है, और हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर भी नहीं कर सकते। सो इस केस में इंश्योरेंस कैन ओनली, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉसेस ही कॉम्पेंसेट कर सकता है, और जो भी नॉन इकोनॉमिक लॉसेस हैं उनको इंश्योरेंस लेके हम कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। अब नॉन इकोनॉमिक लॉसेस कैसे हो गए? देखो, नॉन इकोनॉमिक लॉसेस कैसे हो गए? जैसे जो भी ड्राइवर था उसकी फैमिली भी होगी, वो किसी से प्यार भी कर सकता होगा। ठीक है, उसके कुछ चीजों से सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स भी होंगे, कुछ उसके आइडियाज भी होंगे। सो इनको हम मॉनेटरी टर्म्स में तो क्वांटिफाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो नहीं कर सकते, मगर उस इस एक्सीडेंट की वजह से, इस पेरिल की वजह से वो इंसान की डेथ हो गई, तो हो गया क्या? लॉस तो हुआ ना, मगर हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे, तो ये कैसा लॉस हुआ? नॉन इकोनॉमिक लॉस। लेकिन इंश्योरेंस क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस की भरपाई की जा सकती है, नॉन इकोनॉमिक लॉसेस की भरपाई नहीं की जा सकती। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस की भरपाई कर सकता है और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस के लिए कोई इंश्योरेंस वर्क नहीं करता। पेरिल्स के बाद अब हम बात करेंगे रिस्क की। सो हर पेरिल का अपना एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक इंटेंसिटी होती है। देखिए, जैसे लैंडस्लाइड है, तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में अगर लैंडस्लाइड होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अलग हो सकती है। थोड़े कम ऊंचे पहाड़ होंगे तो उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में, इंटेंसिटी में, जो भी डिफरेंसेस होंगे, उसकी वजह से
जो भी एसेट है वो अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क पे एक्सपोज होता है। ठीक है, अब ये रिस्क क्या चीज होती है? रिस्क इज अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। अगर हमने कुछ सोच रखा है, मान लीजिए हम बिल्डिंग बनाते हैं, अभी रिसेंटली उत्तराखंड में क्या हुआ था कि कोई पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहां पे वो टूट गया, बीच में बादल फट गए और वो टूट गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने ये सोचा था कि हम उसे बना के खड़ा करेंगे, फिर उससे बिजली उत्पन्न होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं मतलब हमने जो सोचा, ठीक है, आउटकम जो सोचा था हमने, उससे डिफरेंट जो चीज हुई, उसी को हम बोलेंगे कि ये रिस्क है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो हिल्स पे रहते हैं, उनको टाइडल वेव से कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, ना ही किसी इंटेंसिटी से वो आकर कर सकता है। ठीक है, बट वो किस रिस्क के लिए एक्सपोज है? लैंडस्लाइड्स के लिए। सिमिलरली जो लोग हमारे सी शोर के पास रह रहे हैं, तो उनको लैंडस्लाइड्स का ज्यादा खतरा नहीं है, मगर उनको किस चीज से खतरा है, किस चीज का रिस्क है? दे आर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ टाइडल वेव्स। ये टाइड्स ज्यादा आएंगे तो उनके घरों में पानी आ जाएगा और सुनामी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। सो ये है कि पेरेंट्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से, और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ही डिसाइड करेगी कि वो एसेट कितने ज्यादा रिस्क में एक्सपोज्ड है। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क की। अब ये जो रिस्क अभी हमने बात की रिस्क की, अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं, इनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? तो बेसिकली हमारे जो रिस्क हैं उनको 5 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिनमें से पहली कैटेगरी है कैटास्ट्रोफिक और इंपॉर्टेंट रिस्क, दूसरी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क, तीसरी डायनामिक एंड स्टैटिक रिस्क, चौथी प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क, पांचवी फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क। ठीक है, तो इन पांचों को अब हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? कैटास्ट्रोफिक और इंपॉर्टेंट रिस्क। तो कैटास्ट्रोफिक और इंपॉर्टेंट रिस्क क्या होते हैं? देखिए, ऐसे रिस्क जो जिनका हम डैमेज के एक्सटेंट से पता लगा लें कि वो कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है कि कैटास्ट्रोफिक है, कि मतलब रिस्क को उनके डैमेज करने की क्षमता के हिसाब से, मतलब कि वो कितना डैमेज पहुंचा सकते हैं, इसके हिसाब से अगर क्लासिफाई किया जाता है तो वो क्या क्या बन जाते हैं? कैटास्ट्रोफिक और इंपॉर्टेंट रिस्क। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक और क्रिटिकल, उसको क्रिटिकल रिस्क भी कहते हैं। कैटास्ट्रोफिक और क्रिटिकल रिस्क क्या कैसे रिस्क हुए? कैटास्ट्रोफिक और क्रिटिकल रिस्क ऐसे रिस्क हुए जहां पे एक ही पेरिल अगर हुआ, ठीक है, मगर उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा था कि उसने इंश्योरर, जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी, उसके उसके लिए अगर नॉर्मली उस रिस्क पे मान लो किसी भी पॉपुलेशन में 10 क्लेम्स आते थे, लेकिन ऐसा रिस्क अगर हो गया, कैटास्ट्रोफिक रिस्क हो गया कि 10 की वजह से 5000 आने लगे, तो क्या होगा उससे? तो उसके क्लेम अमाउंट बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? वो एक कैटास्ट्रोफिक रिस्क है। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक रिस्क इतने बड़े होते हैं कि कई बार की कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो जाती है, मतलब इंश्योरर जो है वो पूरा साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस करते क्या है कि थोड़ा थोड़ा प्रीमियम लेते हैं और लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स इसमें फॉलो होता है। तो सैकड़ों लोगों से लिया छोटा छोटा प्रीमियम, और उसमें से 10 20 50 लोगों को हमने क्लेम दिया। मगर कैटास्ट्रोफिक रिस्क होगा तो क्या होगा? तब सैकड़ों जो हमने लिए हैं ना, सैकड़ों के सैकड़ों इफेक्ट होंगे पॉलिसीज। जब सैकड़ों की पॉलिसी इफेक्ट होंगी और प्रीमियम बहुत कम होता है, 2%, 5%, 10%, ठीक है, और सभी लोग अपना पैसा लेने आ जाएंगे, पॉलिसी लेने आ जाएंगे, तो क्या होगा? तो इंश्योरेंस कंपनी फेल हो जाएगी और बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैटास्ट्रोफिक रिस्क के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कैटास्ट्रोफिक रिस्क के एग्जांपल्स हैं जैसे नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक है, मान लीजिए भुज में अर्थक्वेक आया था, तो जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसमें जितने भी लोग रह रहे थे, वो सभी उस रिस्क से अफेक्ट हुए थे। उसमें बहुत सारे लोग मरे भी होंगे। फ्लड्स आती हैं, केरला में फ्लड्स आए, ठीक है, और जगह जगह फ्लड्स आते हैं। सुनामी 2005-4 में आई थी, ठीक है, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है वो। तो इससे क्या होता है? ये ऐसे कैटास्ट्रोफिक रिस्क हैं जो हमारे पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, अब वहीं हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिस्क क्या होता है। देखिए, कैटास्ट्रोफिक रिस्क क्या होता है?
कैटास्ट्रॉफिक रिस्क तो बड़े लेवल पे रिस्क अकर होगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रिस्क क्या होता है? इंपॉर्टेंट रिस्क हमारा वो भी अफेक्ट करता है बुरी तरह, ठीक है, हमारी फैमिली को अफेक्ट कर सकता है, हमारे बिजनेस फाइनेंसेस को अफेक्ट कर सकता है और उसमें बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है रिकवर करने में, मगर हमें इन्हें कैटेगराइज नहीं करते कैटास्ट्रॉफिक। क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट रिस्क हैं, ठीक है, वो इतने बड़े नहीं हैं जितने की कैटास्ट्रॉफिक रिस्क हैं। इंपॉर्टेंट रिस्क हमारे पर्सनल हो सकते हैं, हमारी कंपनी स्पेसिफिक हो सकते हैं, मगर कैटास्ट्रॉफिक हमारे एक लार्ज लेवल पे अगर होने वाले रिस्क हैं। देखिए, रिस्क कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं? ऐसे रिस्क जो हमारे लॉसेस कर दें और उन लॉसेस को हम मेजर कर पाए मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो हमारे फाइनेंशियल रिस्क कहलाते हैं। जैसे हमारी शेयर्स गिर जाएं, हमारी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएं, तो हमारे या घट जाएं, ठीक है, तो वो हमारे सारे फाइनेंशियल रिस्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शेयर्स के दाम घटेंगे तो हम उस घटे हुए दाम की वजह से हमारी कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से हम जान सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ, ठीक है। अब नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं? हम उनको मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, मगर उन नॉन फाइनेंशियल रिस्क की वजह से हमें फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। जैसे हमारी हेल्थ है तो वो एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, मगर उस हेल्थ में होने वाला खर्चा हमारा जो है वो फाइनेंशियल लॉसेस अकर करता है, ठीक है। हमें कोई ऐसा बैड बिजनेस डिसीजन ले लें, ठीक है, जिससे कि हम कर्जा ही ना उतार पाए, तो वो भी हमारा नॉन फाइनेंशियल रिस्क की कैटेगरी में आता है। सो फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं? फाइनेंशियल रिस्क ऐसे रिस्क जिनकी वजह से होने वाले नुकसान को हम क्या कर सकें, हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकें, और ऐसे रिस्क जो जिनसे होने वाले नुकसान को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, वो हमारे नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क हमारे इंश्योरेबल तो नहीं होते, मगर वो इंश्योरेबल ना होने के बावजूद हम उनको इंश्योरेंस के थ्रू पे करते हैं। कैसे? देखिए, हमारी हेल्थ इज अ नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। अब नॉन फाइनेंशियल रिस्क होने के बाद भी, ठीक है, इल हेल्थ तो नॉन फाइनेंशियल है ना, मगर उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ऑफिस नहीं जाएंगे तो हमारी लॉस ऑफ अर्निंग्स होंगी इल हेल्थ की वजह से, और हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट लगेगा। उस ट्रीटमेंट कॉस्ट को और जो हमारे लॉस ऑफ अर्निंग्स हैं, हम उसको तो क्वांटिफाई कर पा रहे हैं ना। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि कंपनियों के ऊपर लोग केस कर देते हैं और फिर कोर्ट इम्पोज करती है कि भैया आप इन्हें मेंटल एग्नी के पैसे दीजिए, ठीक है। उसका क्लेम आपने 10,000 का नहीं दिया होगा मान लीजिए, लेकिन आपने 3 साल तक उसने कोर्ट में केस किया, और 3 साल बाद कोर्ट का नतीजा ये आता है कि आप उसे 10,000 की जगह 5 लाख रुपए क्लेम दीजिए। तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारे नॉन फाइनेंशियल रिस्क की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी जो हमारे रिस्क क्लासिफिकेशन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।